नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद दो वर्गों में बड़ा जोश आया है। बंगाल के बाहर एक टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, उनमें नया जोश आया है। दूसरा, विपक्षी पार्टियों को एक नया जोश मिला है। इस रूप में एक नया सहारा मिला है कि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर हराया जा सकता है, क्षेत्रीय स्तर पर भी। अगर आप मजबूत रणनीति पर अमल करते हैं, आप जनता के हितों का ध्यान रखते हैं, आप बीजेपी के हर तोड़ का तोड़ निकालते हैं, तो भी बीजेपी को हराया जा सकता है। एक तीसरी चीज फिर बात होने लगी है कि क्या जैसे बंगाल में ममता ने, घायल शेरनी ने बीजेपी को हरा दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हरा दिया, ऐसे ही 2024 में क्या लोकसभा चुनाव में एक तीसरा मोर्चा बन सकता है जिसको कांग्रेस बाहर से समर्थन दे, या कुछ और इस तरह का कुछ एक ढांचा बन सकता है जो सारे विपक्ष को एक साथ ले आए और फिर मोदी को उसका जवाब दिया जाए। क्या ऐसा हो सकता है? फिलहाल देखा जाए कि ममता क्या इसके लिए तैयार होंगी। दूसरी पार्टियां ममता को अपना नेता बनाने के लिए तैयार होती हैं, नहीं होती, वो आगे की बात है, लेकिन पहले क्या ममता तैयार होंगी? इसका एक संकेत तो इस रूप में मिलता है कि ममता ने चुनाव के दौरान ही सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा, एक संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने की बात कही थी, जिसका कांग्रेस ने आगे बढ़ चढ़कर, राजीव शुक्ला ने आगे बढ़ चढ़कर समर्थन किया था, तब जब बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ममता के खिलाफ लड़ रही थी। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में गए नहीं, चुनावी रैलियां इक्का दुक्का की, फिर उसके बाद चुनावी रैलियों से हट गए। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चौथे चरण के बाद सीपीएम और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, चुनाव वो लड़े ही नहीं ताकि ममता जीत हासिल कर सके। ममता को इस समय जो लोग बधाइयां दे रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, जो दिल्ली में कांग्रेस के बाहर से समर्थन से एक बार सरकार बना चुके हैं। अखिलेश यादव बधाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से, वो बधाई दे रहे हैं। उनकी तो बधाई बनती भी है, वो तो बंगाल में आए भी थे, उन्होंने चुनाव प्रचार भी ममता के पक्ष में किया था। वो बधाई दे रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। शरद पवार बधाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ और शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला बधाई दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच के अलग खट्टे मीठे संबंध रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, और धारा 370 के हटने के बाद तो थोड़े संबंध और नज़दीकी हुए हैं, ये भी हमने देखा है, चाहे वो पर्दे के पीछे हो। तो क्या ये मानकर चलें कि कोई कुछ पक रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, कि कांग्रेस के लोग एक साथ हो सकते हैं? आपको ध्यान हो कि राहुल गांधी को सुझाव दिया था ग्रुप 23, यानी G23 के नेताओं ने, ये जो कांग्रेस के बगावती तेवर वाले नेता माने जा रहे थे, कि पुराने कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस में लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें ममता बनर्जी हो, जिसमें शरद पवार हो, इसमें जगन मोहन रेड्डी हो। लेकिन क्या ये लोग कांग्रेस में आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे? क्योंकि ये तीनों सफल हैं। जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस से एक तरह से धिक्कार कर निकाला गया था एक तरह से, और तेलंगाना में माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में देखिए 3/4 बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई। शरद पवार अपना अलग महाराज संभाले हुए, पूरे देश की विपक्ष की राजनीति भी वो कंट्रोल करते रहे हैं, और सत्ता पक्ष के साथ भी उनके संबंध खट्टे मीठे रहे हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार चुनाव लड़कर एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में उभर कर सामने आई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो नतीजे आए, इससे राहुल गांधी बड़े परेशान होंगे, क्योंकि जानकारों का कहना है कि एक वक्त राहुल गांधी के सामने ये सुझाव रखा गया था कि कांग्रेस को सीपीएम के बजाय इस बार ममता के साथ समझौता करना चाहिए। ये तब की बात है जब ममता डरी हुई थी, घबराई हुई थी। ममता को लग रहा था कि वो अकेली कैसे बीजेपी के धनबल को, बाहुबल से कैसे मुकाबला करेगी। नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, फिर पीछे संघ है, पूरा मंत्रिमंडल है, कैसे मुकाबला करेगी? तो वो कहीं ना कहीं कोई समझौता की सूरत निकल सकती थी। लेकिन अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस के नेता हैं, वो अड़ गए। लेकिन अब तो, और उसके बाद फिर राहुल गांधी भी कोई पहल नहीं कर पाए। लेकिन अब तो अधीर रंजन चौधरी अपना जो मालदा का और मुर्शिदाबाद का जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो कांग्रेस कितने 70 सालों से जिसका गढ़ रहा है, वहीं पर पूरी तरह से चित हो गए। तो अब सवाल उठता है कि जैसे ममता ने नंदीग्राम में शिवेंदु अधिकारी के खिलाफ
चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया, बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया और उसमें वो सफल रही, तो क्या ऐसा एक राजनीतिक जोखिम, ऐसा एक राजनीतिक दांव ममता के साथ आके राहुल गांधी को नहीं खेलना चाहिए था? आखिर सीपीएम के साथ जाकर उनको क्या हासिल हो रहा था? ये पहले से ही तय था कि सीपीएम और कांग्रेस मिलकर सत्ता में तो दोबारा कम से कम पश्चिम बंगाल में नहीं आ सकती। दोबारा से मतलब अकेले अकेले दोनों आई हैं, मिलकर नहीं आ सकती। तो क्या ये दांव नहीं खेलना चाहिए था? खैर, अब बड़ी बात यह है कि जब जब संयुक्त मोर्चे की बात आती है या तीसरे मोर्चे की बात आती है, तो उसमें फिर होता यह है कि गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी के लोग शामिल हो जाएं। तो इन लोगों की संख्या इतनी नहीं है जिसके आधार पर ये देश भर में अपना कोई बड़ा नेटवर्क बनाकर और 272 के आंकड़े को पार कर लें, जो लोकसभा चुनाव में जीत के लिए चाहिए। फिर नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी हमेशा ये सवाल उठाती रही है। बीजेपी कहती रही है हमारा तो नरेंद्र मोदी, आप बताएं आपका कौन, आपका चेहरा कौन है? अब तो चेहरों की लड़ाई है, क्षेत्रीयों में भी, क्षेत्रीय दलों में भी चेहरों की लड़ाई है, विधानसभा चुनाव में भी चेहरों की लड़ाई है। हमने इसी चुनाव में देख लिया, बंगाल में ममता बनर्जी बड़ा चेहरा, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा और सोनोवाल एक बड़ा चेहरा, डीएमके के स्टालिन एक बड़ा चेहरा तमिलनाडु में, पी विजयन असम केरल के अंदर एक बड़ा चेहरा। तो बड़े चेहरों की लड़ाई है। राजस्थान में अशोक गहलोत बड़ा चेहरा, वसुंधरा राजे बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़ा चेहरा। तो ये बड़े चेहरों की आपस की लड़ाई है। और केंद्र के अंदर कांग्रेस जैसे कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, लोकसभा चुनाव में पिछली बार 12 करोड़ का 11 करोड़ सब कुछ करीब 11-12 करोड़ वोट मिला था। जिसको 11-12 करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर मिले, उस पार्टी को आप किनारे नहीं कर सकते, हाशिए पर नहीं छोड़ सकते, उसके बिना आप सरकार नहीं बना सकते। लेकिन कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? राहुल गांधी की भूमिका क्या रहेगी? राहुल गांधी को अब क्या करना चाहिए? क्या ममता जैसे लोग अगर संयुक्त मोर्चा बनाते हैं तो आपस में विपक्ष को जोड़ने वाला एक कड़ी होनी चाहिए? पहले जब 96 और 98 में जब संयुक्त मोर्चा बना, तब वहाँ पर बीजेपी के माफ़ कीजिएगा, सीपीएम के हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे, जिनकी बहुत चलती थी। मुलायम सिंह यादव की भी ठीक ठाक चलती थी। तो वो गिले शिकवे शिकायतें विपक्ष की दूर कर लिया करते थे। अब सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव जमानत पर अब है, सारे मामलों में जमानत मिल गई है, चारा घोटाले, तो क्या वो एक कड़ी का काम कर सकते हैं? क्या शरद पवार एक कड़ी का काम कर सकते हैं? लालू की तो शायद कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी खुद की नहीं बची हो, शरद पवार की तो अभी भी प्रधानमंत्री बनने की एक महत्वाकांक्षा बची हुई है। तो क्या उन पर यकीन कर सकते हैं? क्या फिर जनता यकीन करेगी? सबसे बड़ी बात है कि जनता को यकीन करना चाहिए कि ये लोग जो आ रहे हैं, ये मोदी का एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं। ये लोग मोदी के जो योजनाएं हैं उनसे बेहतर योजनाएं ला सकते हैं। ये लोग मोदी से बेहतर ढंग से इस देश को चला सकते हैं। क्या इस तरह की संभावनाएं ये संयुक्त मोर्चा या तीसरा मोर्चा ये जगाने में कामयाब रहेगा? ये बहुत बड़े सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ममता जीती है, अभी तो शपथ भी नहीं ली, मैं ये सब क्या बकवास कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं को जो तलाशता है वही बड़ा नेता होता है, वही बड़ा दल होता है। और संभावनाओं की तलाश करते करते एक बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाते हुए जो संघर्ष करता है वही फिर अंततः जीतता है, जो बंगाल के अंदर व्हील चेयर पर बैठी ममता ने दिखा दिया है। बंगाल की सड़कों पर वो इस तरह कर सकती है, तो क्या देश भर की सड़कों पर इस तरह का कुछ हो सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ही है और सवाल के उत्तर में भी बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब विपक्ष को मिलकर ही तय करना है। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप केंचुओं को, वो केकड़ों को तोल नहीं सकते, क्योंकि केकड़ों को आप तोलने की कोशिश करेंगे तो आप रखेंगे तो वो भाग जाएंगे एक दूसरे। तो बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। पहले तो ममता को इस समय जो पश्चिम बंगाल के अंदर कोरोना को दूर करना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से दूर करना है या नहीं, और उसमें कितने कामयाब होते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत।